हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मनी मार्केट के बारे में। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब क्या होता है सर? इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट होता है। इसमें ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डील किया जाता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या उससे कम होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। हम वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो सकते हैं मनी मार्केट के अंदर इन ऑर्डर टू रेज द कैपिटल फ्रॉम मनी मार्केट। ठीक है, तो जैसे अगर ठीक है मनी मार्केट से अगर आपको पैसे उठाने हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कंपनीज क्या करती है बच्चों? जब कंपनीज को पैसे की जरूरत है तो सपोज कंपनी शेयर्स इशू कर दी, तो शेयर क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कंपनी मार्केट में इशू कर रही है। लोग शेयर्स को परचेस करेंगे और कंपनी को पैसे देंगे। तो मनी मार्केट्स में भी जो जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने पड़ते हैं, तभी उनको क्या मिलेगा? मनी मार्केट से पैसा मिलेगा। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है सर? कॉल मनी। ठीक है, कॉल मनी क्या होता है सर? ठीक है, नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है? कॉल मनी मतलब कॉल किया किसी को, ठीक है, कॉल मारी, फोन किया किसी को और पैसा आ गया। ठीक है, तो वही होता है कॉल मनी। नाम से क्लियर है। ठीक है, कॉल मनी को क्या बोलते हैं सर? मार्केट ओवर द टेलीफोन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? मार्केट ओवर द टेलीफोन भी बोलते हैं। ठीक है, कि बस बहुत सिंपल प्रोसीजर है बच्चों। ठीक है, एक कॉल किया, जब भी पैसों की जरूरत है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, जब भी पैसों की जरूरत है किसी भी इंस्टीट्यूशन को तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को कॉल कर सकता है। ठीक है, और तुरंत उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा सर। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल है। तो मनी मार्केट का क्या बात है? देखो, मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। पहला फीचर क्या हो गया इसका? कि मनी पैसा क्या कर रहे हैं? बोरो कर रहे हैं या लैंड कर रहे हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जनरली इसका पीरियड 1 दिन से 15 दिन के बीच का रहता है। मतलब पैसा लौटाने का ड्यूरेशन क्या है? आज पैसा मांगा तो या तो कल पैसा लौटाना पड़ेगा या फिर मैक्सिमम 15 दिन तक कहानी खींचती है, उससे ज्यादा नहीं होता। अब नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स, दे डील इन द कॉल मनी। ठीक है, बैंक्स कैसे डील करते हैं? अब सपोज एक एग्जांपल देख रहे हैं अपन। आरबीआई पता है सबको? ठीक है, आरबीआई है कंट्री के अंदर एपेक्स बैंकिंग बॉडी। ठीक है, आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है जो सारे बैंक्स को माननी पड़ती है, सारे बैंक्स के ऊपर लागू हो जाती है। तो आरबीआई ने सपोज एक पॉलिसी बनाया हुआ है। ठीक है, आरबीआई की एक पॉलिसी की सीआरआर, every bank has to maintain a certain reserves of their cash deposit। ठीक है, जितना भी उनका डिपॉजिट है उनका एक सर्टेन रिजर्व बैंक्स को हर दिन किसके पास जमा रखना पड़ता है सर? आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स को एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है कैश में, कैश के फॉर्म में। तो कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स को शॉर्टेज हो जाती है पैसों की। ठीक है, अब सर शॉर्टेज कैसे हो सकती है बैंक को? हो सकता है कि किसी दिन डिपॉजिट कम आए हो, लोगों ने कम पैसा जमा किया हो बैंक में और लोग निकालने वाले ज्यादा आ गए, मतलब विड्रॉ ज्यादा हुए हो पैसा बैंक से। ठीक है, तो डिपॉजिट कम हुआ किसी बैंक की पर्टिकुलर ब्रांच में, विड्रॉ ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या हो सकता है? कैश रिजर्व्स कम हो सकते हैं बैंक के पास। और फिर सीआरआर मेंटेन करने के लिए क्या हो सकता है कि एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल कर सकता है। एक बैंक का मैनेजर दूसरे बैंक के मैनेजर को कॉल कर सकता है और वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप हमको पैसे दे दो। जैसे ही कल सुबह बैंक खुलेगा, वापस से हमारे पास डिपॉजिट्स आएंगे, सीआरआर हमारा मेंटेन हो जाएगा, तो हम आपके पैसे लौटा देंगे। ठीक है, तो सपोज पीएनबी था एक शहर का, सपोज पीएनबी न्यू दिल्ली की ब्रांच है, उसके पास क्या आई रिक्वायरमेंट? उसके पास कैश की कमी पड़ गई, तो हो सकता है पीएनबी ने किसको? एसबीआई को रिक्वेस्ट किया कि आप हमको क्या कर दो? 10 करोड़ रुपीस दे दो, हम आपको कल बैंक खुलेगा तो दे देंगे। बट इसमें एक बात क्या है कि संडेज इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, संडेज और दूसरे जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं ना, संडेज एंड अदर पब्लिक हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड, इसकी मैच्योरिटी में वो काउंट नहीं होते। तो नॉर्मली पैसों का जो ड्यूरेशन होगा, जो लेन देन होगा, देखो क्या लिखा है? मैच्योरिटी पीरियड जनरली 1 दिन से 15 दिन का होगा। ठीक है, 1 दिन में भी पैसा लौटा सकते हैं आ जाएगा तो, या फिर मैक्सिमम एक्सटेंड कितने दिन तक हुआ? 15 दिन। तो बच्चों ये बात अपन को ध्यान रखनी है, कॉल मनी का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो नॉर्मली फ्लक्चुएट होता है 1 डे टू 15 डेज के बीच में। संडेज एंड अदर हॉलीडेज आर एक्सक्लूडेड, संडे और अदर हॉलीडे को अपन इसमें इंक्लूड नहीं करते। नॉर्मली जो कॉल मनी में डील करते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, दे यूजुअली डील इन द कॉल मनी। इनके पास जब भी कैश का शॉर्टेज होता है तो ये एक दूसरे से पैसे ले सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मोस्टली क्या लिखा है? मोस्टली बैंक्स यूज कॉल मनी, ज्यादा से ज्यादा बैंक्स यूज करते हैं कॉल मनी को। इट इज कॉल्ड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। इसको अपन इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन इसमें डील करते हैं वो मोस्टली कौन है? बैंक्स है। तो इसलिए नाम क्या रख दिया इसका? इंटर बैंक। एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले रहा है ना,
तो इसलिए नाम क्या रख दिया, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। ठीक है, इंटरेस्ट पेड। अब ऑब्वियसली बात है सर, कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई दोस्ती यारी थोड़ी ना चल रही है कि पीएनबी की एसबीआई से दोस्ती है, दोनों बैंक मैनेजर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो बोलेगा अरे भाई कोई बात नहीं, आज पैसे ले ले कल दे देगा, उसमें मैं क्या ही तुमसे इंटरेस्ट लूं, क्या ही तुमसे पैसे कमाऊं। ऐसा नहीं होता ना सर। बैंक्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बैंक्स आर डीलिंग। ठीक है, तो बैंक्स अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो ठीक है फेवर्स तो नहीं करेंगे। तो एसबीआई ने अगर पीएनबी को 10 करोड़ रुपीस दिया है तो एसबीआई विल चार्ज अ सर्टेन इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, और जो इंटरेस्ट एसबीआई चार्ज करेगा उस अमाउंट पे, उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं अपन, कॉल रेट बोलते हैं। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट एसबीआई चार्ज करेगा पीएनबी से, दैट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज कॉल रेट। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कॉल रेट कहलाता है। तो ये जो कॉल रेट होता है ना, ये भी फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, ये डे टू डे या इवन आवर टू आवर भी फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। जो कॉल रेट है दैट इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, आवर टू आवर भी फ्लक्चुएट हो सकता है, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रेट है, इतनी बात अपन को इसमें ध्यान रखनी है। उसके बाद जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कॉल रेट है। लास्ट एक लाइन लिखी हुई है कि इनवर्स रिलेशन है। क्या है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी, मतलब किसकी बात कर रहा है, कॉल रेट की बात कर रहे हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कॉल मनी का और दूसरी सिक्योरिटीज में कैसा रिलेशन है सर, इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल मनी का बढ़ेगा ना, अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना। ठीक है, कॉल मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो अगर पीएनबी एसबीआई से पैसा ले रहा है तो उसके लिए पैसा लेना महंगा हो गया, क्योंकि उसको एसबीआई को अब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पीएनबी के लिए खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। पीएनबी का खर्चा विल इंक्रीज ना, अगर एसबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ले रहा है उसका रेट इंक्रीज हो गया तो पीएनबी को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा एसबीआई को, जब वो 10 करोड़ रुपए बोरो करेगा एसबीआई से। तो पीएनबी अपने इस नुकसान को कहीं ना कहीं तो रिकवर करेगा। तो पीएनबी जब कस्टमर्स को लोन देगा ना, जब पीएनबी अपने कस्टमर्स को लोन देगा तो उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देगा, पीएनबी इंक्रीज कर देगा। तो ऑब्वियसली अब कस्टमर्स लोन ले पाएंगे क्या पीएनबी से, कस्टमर्स के लिए लोन लेना क्या हो गया, पीएनबी से महंगा पड़ गया। ठीक है, कस्टमर्स अब लोन पीएनबी से लेंगे तो कस्टमर्स के लिए वो चीज महंगी हो गई, तो फिर कस्टमर्स क्या प्रेफर करेंगे, मतलब मैं बिजनेस हाउसेस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली बिजनेस फर्म्स लोन लेती है बैंक से अपना बिजनेस करने के लिए। तो अगर बिजनेस फर्म के लिए, बेटा याद करो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है अपन ने, अगर बिजनेस फर्म्स के लिए बोरोइंग महंगी हो गई तो फिर वो किस तरफ जाएंगे, इक्विटी की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो शेयर्स इशू कर सकते हैं मार्केट में, तो जो बाकी सिक्योरिटीज है वो क्या हो जाएंगी, चीप। सप्लाई बढ़ जाएगी सिक्योरिटीज की मार्केट में एंड अल्टीमेटली सिक्योरिटीज मार्केट में चीप हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है लास्ट में कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। ठीक है, कैसा रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी और अदर सिक्योरिटीज में इनवर्स रिलेशन है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा कॉल मनी में तो बाकी सिक्योरिटीज क्या हो जाएगी सर, चीप हो जाएगी। इतनी सी बात है कॉल मनी की। आई होप अच्छे से समझ आया होगा कॉल मनी। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। देखिए चलिए सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो अपन देख रहे हैं बेटा वो है ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, दीज बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कभी कभी क्या होता है देश के अंदर गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ रही है तो गवर्नमेंट जो इंस्ट्रूमेंट इशू करती है पब्लिक से पैसे रेज करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट आम जनता से पैसे रेज कर सकती है बेटा। यस, इट इज पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रेज मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो इशू करता है आरबीआई क्यों इशू कर रहा है सर, क्योंकि आरबीआई किसका बैंक है, आरबीआई इज गवर्नमेंट बैंक। ठीक है, आरबीआई किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, इसलिए आरबीआई इशू कर रहा है ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। अब ट्रेजरी बिल्स को ना जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। द अदर नेम ऑफ ट्रेजरी बिल्स इज जीरो कूपन बॉन्ड्स, क्योंकि नॉर्मली बेटा उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं मिलता। सर कैसी बात कर रहे हो आप, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो कोई क्यों खरीदेगा उसको। ठीक है, यही क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में कि अगर इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं तो क्यों कोई परचेज नहीं करेगा ना, उसको कमाई क्या होगी लोगों की अगर उसको परचेज करेंगे। तो बेटा ट्विस्ट क्या है ट्रेजरी बिल्स के साथ कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और रिडीम पार पे होते हैं। समझ आया नहीं है, ठीक है, एग्जांपल है कि सपोज आरबीआई ने जो है आरबीआई ने ट्रेजरी बिल इशू किया, एक ट्रेजरी बिल इशू किया सपोज 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज का ट्रेजरी बिल इशू कर रहा है। तो अब जब ट्रेजरी बिल को इशू करेगा ना तो इशू प्राइस 1 लाख नहीं रहेगा, वो किस पे इशू होगा सर, डिस्काउंट पे इशू होगा। तो सपोज वो इशू किस पे कर रहा है, इशू प्राइस हो गया इसका सर, इशू प्राइस हो गया 90,000। मतलब अगर कोई खरीदेगा ना इस ट्रेजरी बिल को इकोनॉमी के अंदर तो ही विल हैव टू पे ओनली रुपीज 90,000 फॉर अ बिल ऑफ रुपीज 1 लाख। बात आ रही है समझ में, चीज 1 लाख की है उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, 90,000। फिर जब वो रिडीम होगी सपोज 3 मंथ्स के बाद उसको आरबीआई रिडीम कर रहा है
रिडीम कर रहा है मतलब जो पैसा बोरो किया था उसको जनरल पब्लिक को लौटा रहा है, पैसे को लौटा रहे हैं अपन वापस। तो कितना पैसा लौटाएंगे सर? पूरा 1 लाख रुपए। तो बताओ कस्टमर हैप्पी होगा, सैड हो जाएगा? ठीक है, खुश हो जाएगा, बढ़िया। खरीदा था 90,000 में, 3 महीने बाद पैसा कितना मिल गया उसको? 1 लाख रुपए मिल गया। तो इसको बोलते हैं अपन कि इशू किया उसको डिस्काउंट पे। इशू प्राइस 1 लाख रुपीस था, ऑलरेडी उसकी फेस वैल्यू क्या थी? 1 लाख रुपीस थी, बट उसको हमने डिस्काउंट पे इशू किया। और जब रिडेम्पशन करने की बात आई, मतलब जब पैसा रिपे करने की बात आई, तो सामने वाले को 1 लाख रुपए लौटा दिए। तो बहुत ज्यादा फायदे का सौदा हो गया। 90,000 में खरीदा था, 1 लाख रुपीस वापस आ गए उसको बेचते टाइम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट चलता है ट्रेजरी बिल्स का। तो गवर्नमेंट को जब जब पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, देश की सरकार को जब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आरबीआई को बोलेगी कि आप ट्रेजरी बिल्स इशू करो। ट्रेजरी बिल्स किसके थ्रू इशू होते हैं? कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। ठीक है, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के पास भेजेगा, अगर उनको खरीदना है तो वो खरीदेंगे, नहीं तो दे कैन कन्विंस द जनरल पब्लिक टू परचेज द ट्रेजरी बिल्स। ये जो बिल्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल है, नेगोशिएबल है, मतलब एक बंदा खरीद के दूसरे बंदे को बेच सकता है। सपोज इस ट्रांजैक्शन में एक पर्सन ने 90,000 में खरीदा, उसने किसी और को 1 महीने बाद बेच दिया 95,000 में, तो उसने कितना पैसा कमा लिया? 5,000 कमा लिया। अब जब रिडेम्पशन होगा तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो जिसने 95,000 में खरीदा था वो क्या कमा लेगा? वो भी 5,000 रुपए कमा लेगा। तो ऐसे करके ट्रेजरी बिल्स को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप किसी को भी चाहो तो एक हायर प्राइस पे बेच सकते हो। ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू होंगे, रिडीम किस पे होंगे? पार वैल्यू पे। पार वैल्यू क्या थी? 1 लाख रुपीस। तो इसका डिस्काउंट प्राइस था 90,000 में इशू हुए, 1 लाख में रिडीम हो गए, तो 10,000 का आपने क्या कमा लिया? उस पे इंटरेस्ट कमा लिया। तो ऑल दो प्राइमा फेसी दिखने में कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है कि 10% इंटरेस्ट है, 5% इंटरेस्ट है, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए तो जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं ना इसको, बिकॉज इसमें 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। बट ओनली इनकम दैट द इन्वेस्टर्स गेट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस। ठीक है, ये इनकम हो जाती है इन्वेस्टर्स की। मैच्योरिटी पीरियड बेटा याद रखना है इसका, जनरली 14 डेज टू 364 डेज का रहता है। 364 क्यों? क्योंकि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं, मनी मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। ठीक है, तो 14 दिन से 364 डेज के बीच में वराय करता है इसका मैच्योरिटी पीरियड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कितने दिन के लिए इशू किया है गवर्नमेंट ने। अवेलेबल, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे केस स्टडी भी आ चुकी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ध्यान देना, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं मिनिमम 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम 25,000 रुपीज के लिए अवेलेबल होते हैं, या फिर उसके मल्टीपल्स में। ठीक है, तो मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो? 25,000, नहीं तो फिर 50,000, नहीं तो फिर 75,000, ऐसे करके 25,000 के मल्टीपल्स में ही ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब ट्रेजरी बिल्स कैसे माने जाते हैं सर? सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। गवर्नमेंट के पास आप अपना पैसा लगा रहे हो तो गवर्नमेंट के पास पैसे डूबने के चांसेस क्या है? एकदम नेग्लिजिबल चांसेस है। तो ट्रेजरी बिल्स आर कंसीडर्ड एज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक तरह से बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आई होप ट्रेजरी बिल्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल्स। ठीक है, स्टार्ट। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं बेटा अपन, वो है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स बेहद इजी है। ठीक है, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने अकाउंट्स में भी पड़ा हुआ है। जब भी क्रेडिट सेल और परचेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, ध्यान से सुनिए, जब भी क्रेडिट सेल और परचेस के ट्रांजैक्शन होते हैं तो एक प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किया जाता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, जिसमें ठीक है ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करता है। एक ड्रॉर होता है बनाने वाला, एक होता है ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है। ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट करेगा और वो लायबल हो जाएगा पेमेंट करने के लिए ऑन द डेट मेंशन ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो क्या कहलाते हैं सर? अपने कमर्शियल बिल्स कहलाते हैं। तो कमर्शियल बिल्स क्या हुआ? एक बिजनेस हाउस ने दूसरे बिजनेस हाउस को कुछ भी उधारी में सामान बेचा, क्रेडिट में सेल किया, तो उससे पैसे आने वाले हैं। पैसे आने वाले हैं, कुछ टाइम बाद आने वाले हैं, तो उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना, उसका कुछ एक्नॉलेजमेंट तो होना चाहिए। तो वो जो प्रूफ है, जो एक्नॉलेजमेंट है, वो क्या कहलाता है? कमर्शियल बिल कहलाता है। अब आपको लगेगा कि सर ये मनी मार्केट में कैसे आ गया? कमर्शियल बिल्स में तो कोई पैसा थोड़ी ना आ रहा है हमारे पास कि हमको पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने उस पैसे को यूज कर लिया। ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए, तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। बेटा कमर्शियल बिल इसलिए मनी मार्केट में आ रहा है क्योंकि आपको अभी सामान उधारी में मिल चुका है। ठीक है, अगर आपको उधारी में सामान मिल गया तो आपको उसके लिए पैसे तो नहीं पे करने पड़े ना। ठीक है, आपने क्रेडिट में परचेस करके लाए किसी से सामान, उसके लिए आपको टाइम मिल गया कि 2 महीने बाद पैसे दे देना। तो एक टाइप से पैसे की बोरोइंग ही तो हो गई ना शॉर्ट पीरियड के लिए। या तो पैसे बोरो करके सामान लेके आते तब भी वही बात होती, सीधा अपन ने क्या किया? सामान बोरो करके ले आए, गुड्स बोरो करके ले आए किसी और से। ठीक है, तो पैसे का ना जाना भी तो पैसे का क्या हो गया सर? आना हो गया ना। सिंपल कॉमर्स के स्टूडेंट्स अपन, ठीक है, ये बात अपन को
अच्छे से मालूम है ना। तो इसलिए कमर्शियल बिल्स किसमें इंक्लूड किया है अपन ने, मनी मार्केट के अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि इसमें हमको उधारी में गुड्स मिल रहे हैं जिसको हम सेल करके इंस्टेंट पैसे कमा सकते हैं। तो एकदम सिंपल बातें लिखी है, ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन अनदर, एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म पे बना के देता है कमर्शियल बिल, जो उधारी बेच रहा है बेसिकली वो ड्रॉ करके देता है। कॉमनली यूज इन क्रेडिट परचेज एंड सेल, नॉर्मली कहां पे यूज होते हैं सर कमर्शियल बिल्स, क्रेडिट परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन, उधारी में माल जब भी खरीदते बेचते हैं तो कमर्शियल बिल्स एक एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है कि आपको हमसे इतना पैसा लेना है, हमको आपको इतना पैसा देना है, दैट्स इट, ठीक है। मैच्योरिटी इसकी जनरली 90 डेज की होती है, जनरली 3 महीने का क्रेडिट पीरियड किसी भी बिजनेस के अंदर मिलता है, बट वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स, कि दोनों बिजनेस हाउसेस की टर्म्स कैसी है उस पे मैच्योरिटी पीरियड क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नॉर्मली जो बिजनेस में चलता है वो 90 डेज का क्रेडिट पीरियड चलता है। कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक, ये आपने अकाउंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर पैसे की जरूरत जल्दी पड़ रही है तो उसको अपन बैंक से जाके डिस्काउंट करा सकते हैं। सपोज दो कंपनी है, एक एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, एक एक्सवाईजेड लिमिटेड है, दो कंपनीज हैं, एबीसी लिमिटेड ने गुड सेल किए हैं एक्सवाईजेड लिमिटेड को, सेल किए हैं मतलब एक्सवाईजेड लिमिटेड इसको पैसा देगा। तो एक प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया इसने कि हमको सपोज 10 लाख रुपए आपसे लेने हैं आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद लेने, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड के पास अब पैसा कब आएगा बेटा एक्सवाईजेड से, 3 महीने बाद आएगा, बट हो सकता है एबीसी लिमिटेड को 1 महीने के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, बहुत दिक्कत हो गई, इनके पास फाइनेंशियल क्रंच आ गया, इनको पैसे की जरूरत पड़ गई 1 महीने बाद, तो एबीसी लिमिटेड किसके पास जा सकती है सर, बैंक के पास जा सकती है, बैंक में ये बिल जमा कर सकती है जो एक्सवाईजेड से पैसा लेना है। बैंक इनको कितना पैसा देगा, बैंक इनको थोड़े बहुत पैसे काट के दे देगा। सपोज ये लोग 10 लाख रुपए मांगने गए, बैंक ने अपनी कमीशन काटा और इनको 9,95,000 सपोज दे दिया, या 9,90,000 सपोज दे दिया बैंक ने इसको, ठीक है। तो इसकी भी जरूरत पूरी हो गई कि 1 महीने में ही इसके पास 9,90,000 पैसा आ गया। अब जब बाकी के 3 महीने पूरे 3 महीने कंप्लीट होंगे तो बैंक के पास किससे पैसा आ जाएगा, बैंक के पास एक्सवाईजेड से पूरा 10 लाख आ जाएगा। तो बैंक का भी फायदा हो गया, बैंक ने भी इस ट्रांजैक्शन में कितने पैसे कमा लिए, 10,000 रुपए कमा लिए, ठीक है। 990 इनको दे दिया, 10 लाख एक्सवाईजेड से मिल गए, तो सबके मजे हो गए, ठीक है। बैंक को भी पैसा, बैंक की भी अर्निंग हो गई, एबीसी का काम भी हो गया कि उसको जब पैसे की जरूरत पड़ी तो तुरंत बैंक से पैसा मिल गया। दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग विद बैंक, कि आप अपने बिल्स को बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा सकते हो अगर आपको पैसे की जरूरत जल्दी पड़ रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉई, जो ड्रॉई होगा वो एक्सेप्ट करेगा बिल एंड बिकम्स लायबल टू मेक पेमेंट। इस केस में ड्रॉई कौन हुआ, एक्सवाईजेड लिमिटेड। एक्सवाईजेड लिमिटेड विल एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन बाय एबीसी लिमिटेड, ठीक है, उसने एक्सेप्ट किया कि हम ये बिल एक्सेप्ट करते हैं और हम आपको 3 महीने बाद पैसे देंगे, तो वो लायबल हो जाएगा, बिकम्स लायबल टू मेक पेमेंट एंड ड्यू डेट, ठीक है। बस इसके अलावा और भी कुछ नहीं है कमर्शियल बिल में, एकदम सिंपल सा चिल्लर कंसेप्ट है कमर्शियल बिल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कमर्शियल पेपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो अपन देख रहे हैं बेटा वो है कमर्शियल पेपर, ठीक है। कमर्शियल पेपर की बात कर रहे हैं सर, कमर्शियल बिल्स के पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कमर्शियल पेपर का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कौन इशू करता है सर, इसको ये बताओ सबसे पहले। तो सर कमर्शियल पेपर इशू करती है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों टाइप की कंपनीज इशू कर सकती है। तो जब भी कंपनीज को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कंपनीज क्या कर सकती है, कमर्शियल पेपर्स मार्केट में इशू कर सकती है, उससे पैसे रेज कर सकती है। बट सर कुछ ट्विस्ट है, थोड़े बहुत ट्विस्ट है कमर्शियल पेपर को लेके। वो क्या क्या बातें हैं, सबसे पहली बात हिस्ट्री में जा रहे हैं। कमर्शियल पेपर्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1990। पहली बार इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुए कमर्शियल पेपर सर, 1990 में, ठीक है। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, ये कैसे नोट है सर, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। अनसिक्योर्ड का मतलब सर कि जो भी खरीदेगा ना कंपनी का कमर्शियल पेपर, उसको उसके पास कंपनी कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रख रही है अपनी। ऑब्वियस सी बात है सर, मतलब पैसा डूबने के चांसेस है, समझ में आ रहा है। अगर अनसिक्योर्ड होती है ना कोई चीज, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास पैसा दे दो, मैं आपके पास कुछ सिक्योरिटी नहीं रखूंगा, तो आप मेरे को पैसा दोगे, नहीं दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपके मन में एक डर रहेगा कि मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, इसको ठीक है रिकवर करने के लिए आप कुछ गिरवी रखो मेरे पास, तब तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो ये कैसे होते हैं सर, ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है, मतलब इसकी कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं रखती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास। इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज बताओ दिमाग लगा के, अगर ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है तो कोई भी ठीक है एरी गैरी कंपनी इनको इशू कर सकती है क्या सर,
कोई भी हैवी कैरी कंपनी जिसका मार्केट में कोई नाम ही नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसको मार्केट में कोई नहीं जानता, वो अगर कमर्शियल पेपर इशू करेगी तो बताओ कोई खरीदेगा क्या उस कमर्शियल पेपर को? नहीं खरीदेगा ना सर। इसलिए कमर्शियल पेपर उन कंपनीज के लिए सुटेबल है, सिर्फ उन कंपनीज के लिए सुटेबल है जिनकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, जिनको लोग जानते हैं कि हाँ यार इस कंपनी, सपोज टाटा का एग्जांपल लेते हैं अपन, टाटा सन्स का, तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन कितनी अच्छी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इनको सब जानते हैं मार्केट में। सो इफ दीज कंपनीज विल इशू अ कमर्शियल पेपर देन हैप्पीली एवरी इन्वेस्टर विल, ठीक है, बाय, ठीक है, सब लोग उसको खरीदने की सोचेंगे। बट कोई भी सपोज एक चिंतामणि, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बताओ नाम सुना है कभी ऐसी कंपनी का? नहीं सुना ना। तो ऐसी कंपनी अगर कमर्शियल पेपर इशू करेगी तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जनरल पब्लिक जो होती है ना वो हेजिटेट करती है कमर्शियल पेपर में पैसा इन्वेस्ट करने से। तो नॉर्मली कमर्शियल पेपर्स में कौन इन्वेस्ट करता है सर? बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन्वेस्ट करते हैं। तो जो बैंक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, उनको अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो दे जनरली इन्वेस्ट इन द कमर्शियल पेपर ऑफ सम कंपनीज, ठीक है। उसके बाद इसकी मैच्योरिटी की अगर बात करें तो फिक्स मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। जब इशू होगा ना कमर्शियल पेपर, उसी टाइम मैच्योरिटी का पीरियड फिक्स कर दिया जाएगा कि 2 महीने बाद पैसे लौटाएंगे, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो उसी टाइम फिक्स हो जाएगा। जनरली कितना रहेगा? 15 दिन से 1 ईयर। तो अपर कैप है ना सर, मनी मार्केट की बात कर रहे हैं अपन, तो मनी मार्केट में 1 साल से ऊपर वाले रिडेम्पशन की तो सिक्योरिटीज होती ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स होते ही नहीं। तो इसका कितना रहेगा? 15 दिन से 1 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड नॉर्मली बढ़ाया करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। जो भी पैसा उठाया जाता है ना, अब कंपनी क्यों उठाती है कमर्शियल पेपर से पैसा? क्या होता है ना, कई बार कंपनी को, देखो 2 चीजें, मेन पर्पस क्या है कमर्शियल पेपर से पैसा उठाने का? मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड। दोनों समझा रहा हूं एकदम शॉर्ट में, ठीक है, ध्यान से समझते जाना। कोई कंपनी है, एक नई सी कंपनी आई है मार्केट के अंदर, इस कंपनी को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है पैसा। इस कंपनी को फैक्ट्री सेटअप करना है सर, एसेट्स परचेस करने हैं सर, तो इसके लिए अच्छा खासा पैसा लगने वाला है कंपनी को, ठीक है। अब इस कंपनी को अगर बहुत सारा पैसा लगने वाला, सपोज कितनी रिक्वायरमेंट है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है सर, तो क्या सर 1000 करोड़ कमर्शियल पेपर से उठा लेंगे क्या अपन? नहीं। अब क्या होगा ना, 1000 करोड़ अगर इस पर्टिकुलर चीज में लग रहा है, एसेट्स परचेस करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए कंपनी शेयर्स, डिबेंचर्स कुछ तो भी इशू करने की सोच रही है कि मार्केट में हम शेयर्स, आईपीओ वगैरह लाते हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं मार्केट में, तो हमारे पास इतना पैसा आएगा। बट शेयर्स डिबेंचर इशू करना ना बेटा बहुत कॉस्टली अफेयर है। अपन ने पढ़े फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में कि फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है सर, ठीक है। तो जिसने मेरे वो लेक्चर्स देखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा इस टॉपिक को, क्लियर है। तो इसलिए ठीक है, क्या बात कर रहे हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट लगने वाली है अगर शेयर्स डिबेंचर इशू करोगे, तो शुरू में खुद कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना, प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। तो सपोज ये 1000 करोड़ उठाने के लिए 10 से 15 करोड़ का आपको इनिशियल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब ये 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा करने के लिए भी कंपनी के पास पैसा नहीं है अगर, तो कंपनी क्या इशू कर सकती है? कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकती है। तो इसको क्या बोले अपन ने? एक जगह से पैसा उठाने के लिए दूसरी जगह से पैसा उठा ले। बात आ रही है समझ में? शेयर्स डिवेंचर्स इशू करने के लिए जो खर्चा होने वाला है, उस एक्सपेंस को मीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कमर्शियल पेपर से पैसा उठा रहे हैं। तो एक टाइप का ब्रिज बन गया दोनों के बीच में, ठीक है। एक जगह से पैसा उठाने के लिए दूसरी जगह से पैसा उठाना पड़ रहा है, तो सर एक जगह का पैसा दूसरी जगह से पैसे उठाने को सपोर्ट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस टर्म इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। कि एक जगह से पैसा उठा रहे हैं, कमर्शियल पेपर से पैसा उठा रहे हैं इन ऑर्डर टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द इशू, सिक्योरिटीज इशू करने का जो फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको मीट करने के लिए। दूसरा है शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत पड़ रही है, थोड़े बहुत पैसों की जरूरत पड़ रही है कभी कभी अगर कंपनी को सीजनल और वर्किंग कैपिटल की नीड के लिए। सीजन आ गया, ठीक है, कंपनी क्या बनाती है? सपोज अम्ब्रेलास बनाती है, ठीक है, छाते बना रही है कंपनी, रेनकोट्स वगैरह बना रही है। तो अब रेनी सीजन आने वाला है, रेनी सीजन में डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है, तो एकदम से पैसे की जरूरत पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो उसको अपन कैसे उठा सकते हैं? वर्किंग कैपिटल के तौर पे, ठीक है। उसको मार्केट में अपन कमर्शियल पेपर्स इशू करके उस नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं कंपनी के अंदर। तो ये 2 मेन पर्पस होगा, एक तो फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए कंपनी इशू कर सकती है कमर्शियल पेपर्स, और दूसरा शॉर्ट टर्म फंड्स की अगर नीड पड़ रही है सीजनल नेचर की या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए नीड पड़ रही है, देन आल्सो द कंपनी कैन इशू कमर्शियल पेपर्स इन द मार्केट। आई बात समझ में? ठीक है। अब लास्ट एक बचा इंस्ट्रूमेंट हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं उसको। लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं मनी मार्केट का, वो है सर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या नाम है सर? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी भी बोलते हैं इसको प्यार से। क्या बोलते हैं सर?
सीडी बोलते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है सर? सिर्फ और सिर्फ बैंक इशू कर सकता है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? सिर्फ और सिर्फ बैंक। ओनली अ बैंक कैन इशू सीडी। तो सर बैंक कब इशू करेगा सीडी? जब बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी। कई बार क्या होता है बेटा बैंक्स के अंदर कि बैंक्स में ना विड्रॉ बहुत दिनों तक ऐसा होता है कि लोग पैसे ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं और मार्केट में क्रेडिट की डिमांड ज्यादा है, मतलब लोन लेने वाले भी ज्यादा लोग आ रहे हैं और बैंक के पास क्या है? डिपॉजिट का शॉर्टेज है, कम लोग पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में और लोन की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो बैंक का तो बिजनेस है ना सर, बैंक अगर लोन नहीं देगा लोगों को तो क्या कमाई होगी? बैंक की कुछ भी कमाई नहीं होगी। तो कई बार हो सकता है बैंक की पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है? बहुत टाइट है, तो बैंक को पैसों की जरूरत पड़ रही है सर। अब बैंक क्या रास्ता अपना सकता है? बैंक इशू कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना, इट कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशन, कंपनी, किसी को भी इशू कर सकता है बैंक, ठीक है। जो लेने को रेडी हो, जो लेने के लिए ठीक है इच्छुक है, बैंक उनको क्या कर सकता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है। अब फंक्शन कैसा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का? बहुत सिंपल सा फंक्शन है। जैसे ट्रेजरी बिल्स पढ़ रहे थे ना अभी अपन थोड़ी देर पहले, ठीक है। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो ट्रेजरी बिल्स को डिस्काउंट में इशू करती है, फिर रिडीम पार पे करती है, तो ऐसा करके इन्वेस्टर्स पैसे कमा लेते हैं। सेम वैसे ही है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी, किसमें इशू करता है? बैंक डिस्काउंट पे इशू करता है। तो सपोज बैंक को 10 लाख रुपए की जरूरत है तो बैंक ने किसी को, एक एग्जांपल लिखे कि एक पर्सन से बैंक 10 लाख रुपए रेज करना चाहता है, तो 10 लाख रुपए का बैंक ने क्या करेगा? इस पर्सन को सीडी इशू करेगा। इस पर्सन से कितना पैसा आ जाएगा? 10 लाख रुपए बैंक के पास आ जाएगा। 10 लाख रुपीस बैंक रिसीव कर लेगा इस पर्सन से, ठीक है। एक पर्टिकुलर कोई भी बैंक हो, ठीक है। सीडी इशू किया बैंक ने इसको, इसके पास 10 लाख रुपए इस पर्सन से, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर से बैंक के पास 10 लाख रुपीस आ गए। अब ये जो एक सीडी इशू है ना सर, ये किस पे होगा? डिस्काउंट पे इशू होगा। सपोज 9.5 लाख ही लिया, ठीक है। सीडी था कितने का? सीडी की सपोज फेस वैल्यू थी 10 लाख रुपीस। तो बैंक ने इस कस्टमर को बोला एक काम करो, आप हमको अभी 9.5 लाख रुपीस दे दो, 2 महीने बाद जब हमारे पास पैसा होगा तो हम आपको कितना पैसा लौटा देंगे? 10 लाख रुपए लौटा देंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया। फेस वैल्यू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की कितनी है? 10 लाख रुपए। ये पर्सन से बैंक 10 लाख नहीं ले रहा है, कितना पैसा ले रहा है? 9.5 है। और जब इसको 3 महीने बाद लौटाएंगे पैसा, तो कितना पैसा लौटाएंगे सर? 10 लाख रुपीस लौटा देंगे। तो इस बच्चे की क्या हो गई? इस इन्वेस्टर की मौज हो गई, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का ये सीन है सिंपल सा। डिस्काउंट में बैंक इशू करेगा, रिडीम उसको ठीक है हायर वैल्यू पे कर देगा, तो इन्वेस्टर उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये क्या होता है? नेगोशिएबल और फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब अगर ये चाहे 3 महीने तक इसको वेट नहीं करना है अगर, तो ये क्या कर सकता है? किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। तो इसने अपने किसी दोस्त को बोला एक काम कर, मेरे पास 9.5 लाख रुपए की सीडी पड़ी है बैंक की, जिससे मेरे को 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं 2-3 महीने बाद। तो एक काम कर, अभी मेरे को 9,70,000 दे दे और जब बैंक पैसा देगा 10 लाख तो वो तू रख लेना, ठीक है। तो अभी इसके मौज क्या हो गई? इसके पास इससे 9,70,000 आ जाएंगे। तो इसने 20 लगाया, कितना था? 9,50,000 आ जाएंगे। इसके पास कितना है? 9,70,000। तो इसने 20,000 कमा लिया। अब बैंक जब 10 लाख रुपए देगा तो किसको देगा? नए वाले को देगा, जो नया होल्डर है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? इट इज अ बेयरर सर्टिफिकेट। बेयरर सर्टिफिकेट का मतलब जिसके पास वो सर्टिफिकेट एट द एंड रहेगा, बैंक उसको पैसा पे कर देगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या बेयरर सर्टिफिकेट एट द एंड रहेगा, आपने जितनी बार भी उसको ट्रांसफर किया उससे मतलब नहीं, एट द एंड जिसके पास मैच्योरिटी के पास, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम जिसके पास भी टाइटल रहेगा उसको बैंक पैसा पे कर देगा, बात खत्म, ठीक है। इसका मैच्योरिटी पीरियड जनरली रहेगा 91 डेज टू 1 ईयर। तो जनरली 3 महीने से लेके 1 साल तक का इसका क्या रहता है सर? मैच्योरिटी का पीरियड रहता है। सीडी और एफडी में एक डिफरेंस है कॉमन सा, कि सीडी क्या होता है? डिस्काउंट में इशू होता है और रिडीम क्या होता है? हायर वैल्यू पे होता है। ऑन द अदर हैंड एफडी जो होता है वो फेस वैल्यू पे इशू होता है। मैंने बैंक के पास 10 लाख रुपए जमा कराया, मैंने बोला मेरी आप एफडी बना दो, तो बैंक कितने की एफडी बना के देगा? मेरे को 10 लाख रुपीस की ही एफडी बना के देगा। तो उसमें डिस्काउंट वाला सीन नहीं होता है, ठीक है। और नॉर्मली एफडी का पीरियड 1 साल नहीं होता है, लोग बहुत लंबे पीरियड्स के लिए भी एफडी बनाते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया सीडी और एफडी में, कि सीडी क्या होता है? 1 साल मैक्सिमम, बस उससे ज्यादा मैच्योरिटी सीडी की नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जो एफडी होता है उसकी मैच्योरिटी क्या होती है? 1 साल से ज्यादा, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक की भी एफडी लोग बनवा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है सर सीडी में और एफडी में।
अब हो गए सर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट। मनी मार्केट के सर अपन ने 5 इंस्ट्रूमेंट्स इस पूरी क्लास के अंदर अच्छे से एकदम डिटेल में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है एकदम अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई ऑन योर कमेंट ठीक है, या फिर उसके लिए मैं अगर हो सके तो अलग से कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आगे की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।